जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह ईमेल का उदाहरण ले लीजिए। जब आपका मोबाइल नया मैसेज मिलने से वाइब्रेट होता है तो आपका दिमाग क्षण भर में ही मन बहलाव की उपेक्षा करने लगता है जो नया ईमेल देखने से मिलता है। अगर ये उपेक्षा पूरी ना हो तो ये इतनी बढ़ जाती है कि फिर लोग ऑफिस में मीटिंग के दौरान भी मेज के नीचे छिपाकर मोबाइल पर आए मैसेज देखने लगते हैं, भले ही उन्हें अच्छी तरह पता हो कि इन सारे मैसेज में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसे फौरन देखना जरूरी हो। जबकि अगर आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दें और आपका वाइब्रेशन बंद कर दें, तो ये इशारा हटते ही आप मोबाइल के बारे में सोचे बिना घंटों तक काम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने शराब और धूम्रपान की लत के शिकार अत्यधिक खाने वालों के दिमाग की जांच में पाया कि जब उनके अंदर कोई इच्छा बहुत गहराई तक बैठ जाती है, तो उनके दिमाग का स्वरूप और उसके न्यूरोकेमिकल्स में बदलाव आने लगता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के दो शोधकर्ता लिखते हैं कि हमारी कुछ शक्तिशाली आदतें व्यसनों जैसी प्रतिक्रियाएं पैदा करती है, जिससे हमारी इच्छाएं जुनून की हद तक जाने वाली इच्छा में तब्दील हो जाती है। ऐसी इच्छा के कारण हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, यानी स्वतः ही क्रियाएं करने लगता है, भले ही इज्जत, नौकरी, घर और यहाँ तक कि परिवार गंवाने की नौबत आ जाए। फिर भी ये इच्छाएं हम पर पूरी तरह हावी नहीं हो सकती। अगले अध्याय में आप ऐसी क्रियाओं के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से हम इन प्रलोभनों को अनदेखा कर सकते हैं। पर आदत को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी किस इच्छा से कौन सा व्यवहार एक्टिव होता है। जिस तरह शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते करते लोग अनजाने में ही सिनबोन बेकरी के स्टॉल में घुस जाते हैं, मानो उन्हें कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो, उसी तरह आप भी अपनी इच्छाओं के बारे में सजग ना होने पर अनायास ही ऐसी चीजें करते हैं जो या तो आपके लिए हानिकारक है या फिर गैर जरूरी है। आदतों के निर्माण में इच्छा का महत्व समझने के लिए व्यायाम की आदत विकसित होने की प्रक्रिया पर गौर करना जरूरी है। सन 2002 में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जानना चाहते थे कि कुछ लोग आदतन व्यायाम कैसे करते हैं। इन शोधकर्ताओं ने ऐसे 266 लोगों का अध्ययन किया, जिनमें से अधिकतर लोग सप्ताह में कम से कम 3 बार व्यायाम जरूर करते थे। इस अध्ययन से पता चला कि इनमें से कई लोगों ने बस मौज के लिए दौड़ना या वजन उठाना शुरू किया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास ऑफिस और घर के काम निपटाने के बाद हर रोज खाली समय बच जाता था, इसलिए उस समय ये लोग व्यायाम करने लगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जीवन के तनाव से निपटने के लिए व्यायाम करने लगे, और जब तनाव नहीं रहा तब भी उन्होंने व्यायाम की क्रिया को जारी रखा, जो धीरे धीरे एक आदत में तब्दील हो गई। व्यायाम की क्रिया जारी रखने के पीछे का कारण ये था कि इन लोगों में एक विशेष इनाम मिलने की इच्छा पैदा होने लगी थी। इनमें से 92% लोगों ने व्यायाम की आदत विकसित होने का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें व्यायाम करने से अच्छा महसूस होता है। दरअसल व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन और अन्य न्यूरोकेमिकल्स का संचार होता है, और इन लोगों के अंदर इन न्यूरोकेमिकल्स के संचार की इच्छा पैदा होने लगी थी। एक अन्य समूह के 67 लोगों ने बताया कि व्यायाम करने से उन्हें कोई उपलब्धि हासिल करने जैसा अनुभव होता है। हर रोज कितना व्यायाम और उससे शरीर पर क्या फर्क नजर आया, इसका हिसाब रखने के कारण इन लोगों को नियमित रूप से उपलब्धि हासिल करने का अनुभव होता था। व्यायाम की क्रिया को आदत में तब्दील करने के लिए इतना इनाम काफी था। अगर आप रोज सुबह सुबह दौड़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं, तो अपने लिए एक आसान इशारा और स्पष्ट इनाम निश्चित कर लें। जैसे इशारे के लिए आप नाश्ते के पहले ही अपने जूते पहन लीजिए, और फिर दौड़ने के लिए आप जो कपड़े पहनने वाले हैं, उन्हें पहले ही बिस्तर पर निकाल कर रख लीजिए। वहीं इनाम के तौर पर आप दोपहर में अपनी पसंदीदा चीज़ खा सकते हैं, या ये हिसाब रखकर संपूर्णता का एहसास कर सकते हैं कि आप कितने मील दौड़े। इसके अलावा दौड़ने से आपके शरीर में होने वाला एंडोर्फिन का संचार भी एक स्पष्ट इनाम ही है। लेकिन अनगिनत स्टडी से ये साबित हो चुका है कि आदत विकसित करने के लिए केवल इशारा और इनाम ही काफ़ी नहीं है। कोई भी नियमित क्रिया आदत में तभी तब्दील होती है जब आपके दिमाग में इनाम हासिल करने की इच्छा जागती है। दौड़ने से शरीर में संचारित होने वाला एंडोर्फिन या संपूर्णता का अनुभव जब आपके दिमाग में इच्छा जगाता है, तब आप स्वतः ही दौड़ने के लिए जूते पहनने लगते हैं। इशारे से न केवल नियमित क्रिया बल्कि इनाम हासिल करने की इच्छा भी एक्टिव हो जाती है। जब न्यूरोलॉजिस्ट वोल्फ्राम शूल्ज ने मुझे ये बताया कि
इच्छा कैसे पैदा होती है, तो मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको अपनी एक समस्या बता सकता हूँ? उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ पूछो। तब मैंने उन्हें बताया, मेरा 2 साल का बेटा है। जब मैं उसे खाने में चिकन नगेट्स या ऐसी ही कोई अन्य चीज़ खिलाता हूँ, तो अनजाने में मैं खुद भी वही सब खाने लगता हूँ। यह मेरी आदत बन चुकी है, जिसके चलते मेरा वज़न भी बढ़ने लगा है। शुल्ज़ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम सभी ऐसा करते हैं। शुल्ज़ के 3 बच्चे हैं, हालाँकि वे सभी अब बड़े हो चुके हैं। लेकिन जब वे छोटे थे, तो शुल्ज़ भी इसी तरह अनजाने में बच्चों के भोजन में से कुछ निवाले खुद खा लेते थे। वे बताते हैं, एक तरह से देखा जाए तो प्रयोग के दौरान इस्तेमाल किए गए बंदरों में और हम में कुछ समानताएँ हैं। जब भी हम चिकन या कोई तला हुआ खाद्य पदार्थ देखते हैं, तो हमारे दिमाग में उसे खाने की इच्छा जाग जाती है। भले ही हमें भूख ना हो, फिर भी हम वह खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी इच्छा पैदा हो चुकी होती है। सच कहूँ तो मुझे तले हुए खाद्य पदार्थ पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाता और कुछ एक निवाले खा लेता हूँ। ऐसी चीज़ें खाने से मेरे दिमाग की इच्छा तृप्त हो जाती है और मेरे अंदर आनंद का संचार होने लगता है। ये सब थोड़ा अजीब है, लेकिन आदतें ऐसे ही काम करती है। शुल्ज़ आगे बताते हैं कि इस मामले में मुझे तो कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रक्रिया के कारण मैंने बहुत सी अच्छी आदतें भी विकसित की है। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, क्योंकि अपने शोध कार्य से मुझे गर्व महसूस होता है। मैं रोज़ाना व्यायाम करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। मेरी इच्छा केवल इतनी ही है कि मैं अपने लिए और बेहतर आदतों का चुनाव कर सकूँ। बिल्लियों वाली उस औरत से हुई निराशाजनक बातचीत के बाद डेग स्टिम्सन और उसकी टीम फेब्रिज को प्रसिद्ध बनाने के लिए पारंपरिक तरीके को छोड़कर कुछ नया ढूंढने में जुट गई। वोल्फ्राम शुल्ज़ ने बंदरों पर जो प्रयोग किया था, वे उसी प्रकार के अन्य प्रयोगों की जानकारी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस को फेब्रिज के विज्ञापन मुहिम की मनोवैज्ञानिक जांच करने के लिए कहा। फेब्रिज को ग्राहकों के दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसका एक संकेत ढूंढने के लिए उन्होंने असंख्य कस्टमर से बातचीत की। एक दिन वे अमेरिका के स्टोक सैडल शहर के बाहरी उपनगर में रहने वाली एक महिला से बातचीत करने पहुंचे। करीब 40 वर्षीय इस महिला के 4 बच्चे थे। स्टिम्सन और उसकी टीम ने देखा कि इस महिला का घर सफाई से चमचमा तो नहीं रहा था, पर फिर भी साफ-सुथरा था। शोधकर्ताओं को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उस महिला को फेब्रिज बहुत पसंद आया था। महिला ने बताया, मैं रोजाना फेब्रिज का उपयोग करती हूँ। सच? स्टिम्सन ने आश्चर्य से पूछा। उसके घर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ बदबू की कोई समस्या होगी, क्योंकि ना तो उस महिला के पास कोई पालतू जानवर था और ना ही उसके घर में कोई धूम्रपान करता था। स्टिम्सन ने उस महिला से पूछा, आप फेब्रिज का उपयोग कब से कर रही हैं? आपके घर में ऐसी कौन-सी बदबू आती है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी? मैं फेब्रिज का उपयोग किसी बदबू को हटाने के लिए नहीं करती। दरअसल मेरे बेटे अभी किशोर अवस्था में हैं। ऐसे में यदि मैं उनका कमरा साफ ना करूँ, तो वहाँ से जेल जैसी बदबू आने लगती है। लेकिन फेब्रिज का उपयोग मैं इन सब बदबूओं को हटाने के लिए नहीं करती। मैं तो घर की सफाई के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ। बेटों के कमरे की सफाई के बाद मैं एक बार चारों ओर फेब्रिज स्प्रे छिड़क देती हूँ। सफाई के बाद फेब्रिज की खुशबू अच्छी लगती है, उस महिला ने स्टिम्सन और उसके साथियों को बताया। उन्होंने इस महिला से पूछा कि क्या वह अगली बार घर की सफाई करते समय उन्हें घर का निरीक्षण करने की इजाज़त देगी। महिला फौरन मान गई। इसके बाद उसने सोने वाले कमरे में जाकर बिस्तर ठीक किया, तकिया को फुलाया, चादरें ठीक की और फिर उन पर फेब्रिज छिड़क दिया। फिर उसने घर के सामने वाले कमरे में झाड़ू लगाया, बच्चों के जूते उठाकर एक ओर रख दिए, मेज ठीक की और फिर एक साफ-सुथरी कालीन बिछाकर उस पर भी फेब्रिक छिड़क दिया। घर की सफाई निपटाने के बाद उस महिला ने स्टिम्सन से कहा, फेब्रिक छिड़कने पर मुझे अच्छा महसूस होता है। इसकी खुशबू से ऐसा लगता है जैसे साफ-सफाई की मेहनत के बाद कोई छोटा-सा जश्न मना लिया हो। ये औरत जिस प्रकार फेब्रिज का उपयोग कर रही थी, स्टिम्सन ने अंदाजा लगाया कि उसे हर 2 सप्ताह में फेब्रिज की नई बोतल खरीदनी पड़ेगी। पिछले कई सालों में पी&जी ने लोगों द्वारा अपने घर की सफाई के दौरान बनाए गए हजारों वीडियो टेप इकट्ठा किए थे। जब स्टिम्सन और उसकी टीम के शोधकर्ता सिनसिनाटी वापस लौटे, तो उनमें से कुछ ने वह शाम ये पुराने टेप देखने में गुजारी। अगली सुबह उनमें से एक सदस्य ने टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में मिलने के लिए बुलाया और उन्हें एक टेप चलाकर दिखाई। इस टेप में एक 26 वर्षीय महिला अपने 3 बच्चों के साथ बिस्तर ठीक कर रही थी। उसने पहले चादर ठीक की, फिर तकिए फुलाए और कमरे से बाहर आते समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उस शोधकर्ता ने उत्साह के साथ सभी से पूछा, क्या आपने देखा?
इसके बाद उसने एक और टेप चलाई जिसमें एक महिला ने बिस्तर पर एक रंगीन चादर बिछाई, तकिए फुलाए और फिर अपने इस अच्छे काम को देखकर मुस्कुराई। शोधकर्ता ने फिर से कहा, देखिए, दोबारा वही प्रतिक्रिया। अगली टेप में एक औरत ने व्यायाम के कपड़े पहन रखे थे। उसने अपना रसोईघर साफ किया और फिर सुकून देने वाले एक व्यायाम में जुट गई। वे शोधकर्ता अपनी टीम के सदस्यों को और देखने लगा। देखा आप लोगों ने? उसने फिर से पूछा। उसने आगे कहा, ये सभी महिलाएं सफाई करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे उन्हें खुशी या आराम मिले। हम ये तरकीब अपना सकते हैं अगर हम ग्राहकों से ये कहें कि फेब्रिज का उपयोग सफाई की शुरुआत में नहीं बल्कि अंत में करें तो। अगर हम फेब्रिज को एक ऐसी चीज के रूप में प्रस्तुत करें जिसका इस्तेमाल करना मजेदार है और इसे सफाई के बाद प्रयोग किया जाता है, तो कैसा रहेगा? स्टिम्सन के समूह ने एक बार फिर से निरीक्षण किया। फेब्रिज के पिछले विज्ञापन बदबू हटाने पर केंद्रित थे, लेकिन अब कंपनी ने नए पर्चे छापे जिनमें खुली खिड़कियों से आ रही ताजा हवा के चित्र थे। कंपनी ने फेब्रिज के निर्माण के दौरान इसमें खुशबूदार तत्व की मात्रा बढ़ा दी ताकि फेब्रिज न केवल बदबू मिटाने वाला बल्कि एक बढ़िया खुशबू फैलाने वाला प्रोडक्ट बन जाए। टीवी के लिए ऐसे विज्ञापन बनाए गए जिसमें औरतें अभी-अभी ठीक किए बिस्तर और धुले कपड़ों पर फैब्रिक छिड़क रही है। फैब्रिज की पुरानी टैगलाइन थी, कपड़ों से बदबू हटाने के लिए, जबकि नई टैगलाइन थी, जीवन में खुशबू फैलाने के लिए। फैब्रिज में ये सभी नए बदलाव रोजमर्रा के जीवन में एक विशेष इशारे को संचालित करने के लिए किए गए थे। ये इशारा था कमरों की सफाई करना, बिस्तर ठीक करना और झाड़ू वगैरह लगाना। फैब्रिज को इन सभी इशारों के इनाम के रूप में स्थापित किया गया। सफाई की क्रिया के अंत में फैब्रिक छिड़कने से आने वाली खुशबू इनाम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हर नया विज्ञापन इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया कि ग्राहकों के अंदर ये इच्छा पैदा हो कि सफाई के बाद कोई चीज जितनी सुंदर लगती है, फैब्रिज के इस्तेमाल से वह उतनी ही खुशबूदार भी लग सकती है। मजे की बात ये थी कि जिस चीज का निर्माण असल में बदबू को मिटाने के लिए किया गया था, अब उसे उसके मूल उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत बना दिया गया था। फैब्रिज गंदे कपड़ों से बदबू हटाने के बजाय अब साफ-सफाई के बाद अच्छी खुशबू फैलाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। नए विज्ञापनों के प्रदर्शन और कस्टमर को नए ढंग से डिज़ाइन की गई बोतलें देने के बाद शोधकर्ता एक बार फिर उनके घर गए। इस बार उन्होंने पाया कि कुछ महिलाओं में फैब्रिज की खुशबू की इच्छा पैदा हो गई है। एक महिला ने बताया कि फैब्रिज की बोतल खत्म होने पर मैंने परफ्यूम को पानी में मिलाकर अपने धुलो कपड़ों पर छिड़का। सफाई के बाद अच्छी खुशबू ना आए तो चीजें साफ नहीं लगती। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।